नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पीएम नरेंद्र मोदी आज बलरामपुर जाएंगे, जहां सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना से 9 जिलों के 29 लाख किसानों को फायदा होगा। तो ये आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको पहली बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी आज बलरामपुर दौरे पर जाएंगे, जहां पर सरयू नहर राष्ट्र परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 9 जिलों के 29 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज बलरामपुर जाएंगे, जहां सरयू नहर राष्ट्र परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना से 9 जिलों के 29 लाख किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे और सरयू नहर राष्ट्र परियोजना का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि यह परियोजना 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी प्रदान करेगी और क्षेत्र के लगभग 9 जिलों के 29 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। ये परियोजना 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई है, जिसमें से पिछले 4 वर्षों में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया था। इस परियोजना से क्षेत्र के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ना भी शामिल है। दरअसल इस परियोजना पर काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन बजट की कमी, अंतर्विभागीय समन्वय और पर्याप्त निगरानी की कमी के कारण इसमें देरी हुई और लगभग 4 दशकों के बाद भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन नई सिरे से फोकस के परिणाम स्वरूप परियोजना केवल 4 वर्षों में पूरी हो गई। बता दें कि यह परियोजना 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगी और 6,200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर, गोरखपुर और महाराजगंज को फायदा होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, एक बहुत ही एक ऐसी परियोजना जिसका लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस परियोजना का लोकार्पण करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। भगीरथ जी, देखिए, निश्चित तौर पे ये आज देवी पाटन मंडल कहा जाता है और ये हमारे पड़ोसी मुल्क जो नेपाल है उससे सटा हुआ है। प्रधानमंत्री तकरीबन 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे बलरामपुर में और यहाँ पर राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना जो है उसका लोकार्पण करेंगे। अब ये तकरीबन 9,802 करोड़ की परियोजना है जिसका लोकार्पण होना, और ये 9 जिलों में इस योजना का लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में देखिए सुरक्षा व्यवस्था की पूरा इंतजाम किया गया है। प्रधानमंत्री की कल से ही कर दिया गया, इससे पहले मुख्यमंत्री ने इसके निरीक्षण भी किए थे। हालांकि देखिए ये योजना जो है, अगर इसको हम देखा जाए तो बलरामपुर जिले के जो सरयू नहर राष्ट्रीय योजना है इसका उद्घाटन भी करना है और इसके साथ साथ 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की जो सिंचाई के लिए पानी प्रदान करनी है वो ये 9 जिलों को जोड़ेगी, जिसमें 32 लाख किसान जो हैं उनसे लाभान्वित होंगे। 9 जिलों की अगर हम बात करें भागीरथ जी, जिसमें देखिए देवी पाटन मंडल आता है। पहले तो बहराइच, यदि राजधानी लखनऊ के बाद जब बाराबंकी खत्म होता है तो बहराइच शुरू होता है, तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, ये देवी पाटन मंडल होता है जो हमारी पड़ोसी मुल्क जो है वो नेपाल से सटा हुआ है। इसके आगे बढ़ते हैं तो सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज यानी पूर्वांचल का दौर आ गया। तो ये पूरी तरीके से इन 9 जिलों को इससे फायदा पहुंचेगा। इन 9 जिलों में, जिसमें 9,200 से अधिक गांव शामिल है, इसमें 32 लाख, लगभग 32 लाख किसानों को ये फायदा पहुंचाएगा। इसके साथ साथ 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई भी देगा। हालांकि देखिए ये इसकी परियोजना की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1978 की ये दशक में शुरू हुआ था और 1978 में बजट की कमी, यानी जो तत्कालीन जो केंद्र की सरकार थी उसने शुरू कराई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी निगरानी जो कमेटी थी, जो उनकी बजट थी, उसकी कमी के कारण बिल्कुल अखिल जी, पूरा नहीं तो किया जाता बहुत था। सारी समस्याएं थी, आखिरकार उन समस्याओं का निराकरण हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर पहुंचेंगे और सरयू नहर राष्ट्र परियोजना का उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान आज शनिवार को विजय दिवस के रूप में मनाने के बाद छुट्टी पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब तक विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसान शनिवार को देश भर के सभी बॉर्डर, टोल प्लाजा और विरोध स्थलों पर विजय मार्च निकालेंगे। इसके बाद वो अंत में उनके साल भर के विरोध प्रदर्शन के समापन के अवसर पर वापस घर लौट जाएंगे।
रिपोर्ट के अनुसार किसानों ने 10 दिसंबर को विजय दिवस मनाने का फैसला किया था, लेकिन भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के सम्मान में इसे एक दिन बाद के लिए स्थगित कर दिया गया। सीडीएस बिपिन रावत का एक हवाई दुर्घटना में शहादत हो गई थी, जिनका शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जाने की गतिविधि शुरू हो गई है। पिछले 14 महीनों से विरोध कर रहे किसान ट्रकों और ट्रैक्टरों में अपने घरों के लिए निकलने की तैयारी में व्यस्त हैं। दूसरी ओर किसानों के अनुसार यूपी गेट पर बने विरोध स्थल को 15 दिसंबर तक पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल। अखिलेश अखिल जी, पिछले एक साल से जो आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, सिंघू बॉर्डर में जो लोग डटे हुए थे, अब वो वहां से जाना उन्होंने शुरू कर दिया। फतेह मार्च आज निकाल रहे हैं सारे जितने किसान आंदोलन है, उनके कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है। बिल्कुल, जो है ये दिल्ली से सटे हुए जो तीनों बॉर्डर हैं, तीनों बॉर्डर लगभग खाली हो रहे हैं। सारे जो किसान संगठन थे अलग अलग तरीके से समझिए कि अपना टेंट बल्ली जो भी चीज है, उनका जो कैंप था वो धीरे धीरे उखाड़ रहे हैं और ट्रैक्टर और ट्रकों से उनको ढोया जा रहा है। हालांकि अभी ये जो है ना, इसको खाली करने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। किसानों ने भी कहा है कि 15 तारीख तक ही पूरा ये खाली हो पाएगा, क्योंकि काफी सामान उन लोग घर से लाए हुए थे। कई मशीन भी लाए हुए थे, खाना बनाने का मशीन लाए हुए, तो उनको ले जाने में टाइम लगेगा। और इसके बाद जो है पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, उनका समझिए कि स्वर्ण मंदिर पहले वो जाएंगे, वहां अपना मत्था टेकेंगे। तो ये उनकी दिनचर्या में है, ये उनकी प्लानिंग में है। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि विजय दिवस के रूप में वो जो मना रहे हैं, उसका एक अद्भुत दृश्य वहां पर बॉर्डर पर दिख रहा है कि सब एक दूसरे को गले लग रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। तो 14 महीने का जो उनका जो संघर्ष था वो सफलीभूत हुआ और अब जो है खुशी खुशी से वो अपने घर की तरफ विदा होने की पूरी तरह से तैयारी में है। अब देखना होगा कि आगे उनकी रणनीति क्या होती है, लेकिन जिस मसले पर उन्होंने जो है आंदोलन किया था, वो आंदोलन सफल हुआ और सरकार के तरफ से जो आश्वासन मिला है, अभी वो भरोसा लेकर जा रहे हैं। हालांकि एक बात उनके मन में बैठी हुई है कि जब तक ये भरोसा पूरा नहीं होता, तब तक अंतिम विजय दिवस नहीं मनाया जाएगा। और ये जो है ना, अगर सरकार की तरफ से अगर कोई भी कोताही बरती जाती है टाइम फ्रेम के भीतर, तो उनका आंदोलन फिर से शुरू होगा। लेकिन फिलहाल ये है कि वो खुशी खुशी से अपने घर की तरफ रवाना होने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, विजय दिवस मना रहे हैं। 15 दिसंबर तक पूरी तरह से सिंघू बॉर्डर खाली हो जाएगा। तो वहां पे जिस तरह से जो किसान अब वापस लौट रहे हैं, अब अगली रणनीति जैसे उन्होंने बनाया कि जनवरी में फिर से एक बार मीटिंग करेंगे, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर से वो वापस लौट सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अभी सिर्फ ये आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। तो स्थगित कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ हम किस तरह से देखें? क्या बहुत जल्दी अगर ये मांगे पूरी नहीं होती वापस लौटेंगे, या कुछ फिर से जो मीटिंगों का सिलसिला है वो एक के बाद एक चलता रहेगा सरकार के साथ? देखिए, क्या है कि जनवरी के पहले सप्ताह में ये संभावना जताई जा रही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। और सरकार को लग रहा है कि अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार ने जो किसानों के साथ जो किसानों को जो भरोसा दिया है जिन 6 सूत्री मांगों को लेकर, उसमें सरकार कोई ना कोई निर्णय करेगी। हालांकि ये समझिए कि करीब करीब 1 महीने का टाइम है और 1 महीने में समझिए एमएसपी पर जो कमेटी गठित की गई है, उसमें समझिए कि ये बातें रखी जाएगी। तो मूल मुद्दा एमएसपी को लेकर है और किसानों पर दर्ज मुकदमे को लेकर है। तो लगता है कि सरकार का अभी भरोसा तो उनको मानना ही पड़ेगा और किसान भरोसा को मान भी रहे हैं। अगर ऐसा होता है, इसके बाद ही जनवरी में उनकी अपनी बैठक होगी। फिर आंदोलन अगर नहीं हो, सरकार की तरफ से भरोसा पूरा होता है, तो आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। बिल्कुल, तो आंदोलन की फिर रूपरेखा बनाएंगे। और हालांकि आज खुशी का दिन है किसानों के लिए, और वहां पर आसपास जो रहवासी है उनके लिए भी खुशी का दिन है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने पर कांग्रेस ने देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर शनिवार 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जय ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल सरकार ने 2019-20 में
पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है। याचिका में कमलनाथ सरकार के समय पर परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस मामले में हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, जिस तरह से हाई कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पंचायत चुनाव जो है वो निर्धारित समय पर ही होंगे, निर्धारित तिथि पर ही होंगे, और आज अब कांग्रेस की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी ने तो साफ मना कर दिया है कि वह कोर्ट नहीं जाएगी पंचायत चुनाव को लेके। मगर जिस प्रकार से बात की जाए, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जो सरपंच हैं, उनकी बात यदि की जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं सैयद जफर और जिला पंचायत में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व में। तो उनके द्वारा जो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। और बात की जाए परिसीमन की और आरक्षण के मुद्दे को लेकर उनने ये जो याचिका है वो लगाई है। और आज जो हाई कोर्ट है उसका तो फैसला पहले ही आ चुका, मगर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है उसका जो फैसला है वो आ जाना है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो जिस प्रकार से 2014 में जो आरक्षण का पंचायत चुनाव का जो यथावत निर्णय था, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में जो प्रदेश सरकार ने जो अधिसूचना जो जारी की है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अब मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हैं वो पुराने आरक्षण के ही मुद्दे को देखते हुए ही रहेंगे। मगर बात की जाए पंचायत चुनाव की तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि जो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में खड़ी रहेगी और उनका सहयोग करेगी। जी भागीरथ जी, वहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से इसमें दलीलें पेश की जा सकती हैं? बिल्कुल भागीरथ, बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के तरफ से अभी किसी प्रकार का पक्ष नहीं आया है। मगर बात की जाए सरकार की तो सरकार के द्वारा जिस प्रकार से आरक्षण के मुद्दे को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और पूरी बात करें पूरे मामले की तो पंचायत चुनाव को लेके जो चुनाव आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग है, उनके द्वारा भी तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया है। 3 चरण में मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हैं वो होंगे। और बात की जाए राज्य निर्वाचन आयोग की तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है वो तेज हो गई है। 13 तारीख की बात की जाए, 13 दिसंबर की बात की जाए तो 13 दिसंबर को जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जिसको लेके जो चुनाव आयोग ने प्रदेश के अलग अलग जिले के जो कलेक्टर हैं सभी को आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि पूरी सतर्कता रखें और किसी प्रकार की जो परेशानी है और किसी प्रकार का ऐसा माहौल ना बने जिससे पंचायत चुनाव प्रभावित हो। जी विवेक, 40 मिनट तकरीबन हाई कोर्ट में इस पर बहस हुई थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि एक बार अगर अधिसूचना जारी हो जाएगी तो इसमें फिर जो कांग्रेस के नेता है, हालांकि कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, पार्टी नहीं जाएगी, लेकिन उसके नेता तो जा ही रहे हैं। नेता ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो जिस तरह से 40 मिनट बहस के बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर एक बार अधिसूचना जारी हो जाती है तो फिर उनको चुनाव आयोग जाना चाहिए पार्टी को, तो क्या लगता है आपको आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी तो ज्यादा इसमें कुछ कांग्रेस को उम्मीद करने की जरूरत यहां पर दिखाई दे रही है, या फिर जो फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया उसी तरह का कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ सकता है?
बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने साफ कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कोर्ट नहीं जाएगी, मगर जो व्यक्ति कोर्ट जाएगा उनके समर्थन में खड़े रहेगी। क्योंकि बात की जाए सैयद जफर की, तो सैयद जफर कांग्रेस से प्रवक्ता भी हैं और बात की जाए पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर वो पहले हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर याचिका लगाई और आज फैसले की बात की जाए तो आज उसका फैसला आना है। मगर कमलेश्वर पटेल जो पूर्व पंचायत मंत्री रह चुके हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सैयद जफर हैं वो उनका निजी मामला है। बाकी बात की जाए कोर्ट में याचिका की, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़ी हुई है जो कोर्ट में जा रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं, तो उनके साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही खड़ी हुई है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से बात की जाए दोनों ही पार्टियों में जो बयानबाजी का दौर है वो देखने को मिल रहा है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा भी परिसीमन और आरक्षण के को लेकर कहीं ना कहीं जो असंतुलन की स्थिति है वो बिल्कुल बनी विवेक, हुई तो है। देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी और क्या कुछ कहता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो स्टे देने से मना कर दिया और कहा है कि जो पंचायत चुनाव है वो निर्धारित तिथि में ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना एक सियासी मोर्चा बनाएगी। इस मोर्चे में 5 दल शामिल होंगे। इसकी घोषणा आगामी 12 दिसंबर को कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में की जाएगी। एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि पहले से घोषित 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और मोर्चे के अन्य घटक दल बाकी 303 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस महीने भी ओवैसी यूपी के कई जिलों में वंचित शोषित सम्मेलन संबोधित करेंगे। 12 दिसंबर को कानपुर के बाद 18 दिसंबर को मेरठ, 19 दिसंबर को बिजनौर के नगीना, 25 को फिरोजाबाद, 1 जनवरी को सहारनपुर में भी ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ओवैसी सुल्तानपुर, अतरोला, रुदौली, बाराबंकी, जौनपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और संभल में वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। ओवैसी अगर मोर्चा बनाते हैं तो सपा और बसपा समेत कांग्रेस को हानि हो सकती है। माना जा रहा है कि ओवैसी के जरिए बीजेपी सूबे में विपक्ष को कमजोर करने में जुटी है। बीजेपी को लगता है कि अगर विपक्षी वोटों को बांट दिया जाए तो बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल। अखिलेश अखिल जी, जिस तरह से सियासी मोर्चा बनाने की बात सामने आ रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, 12 दिसंबर को इसकी घोषणा की जाएगी, आपको क्या लगता है ये मोर्चा कितना कारगर साबित होगा और किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, ओवैसी की जो भी राजनीति है उत्तर प्रदेश में, ये समझिए कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग राजनीति उनकी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर समझिए कि कुछ वोट बैंक उनके खाते में आ सकते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से ही माना जा रहा है कि जो भी चीजें हो रही है बीजेपी के इशारे पर हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अभी हालिया जो स्थिति है उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो है सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है। और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अधिकतर समझिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच जाती दिख रही है। ऐसी स्थिति में ओवैसी अगर ये कहते हैं कि 5 दलों को मिलाकर कोई मोर्चा कायम करेंगे तो वो मोर्चा वह दल होगा कौन? क्योंकि पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकतर दल जो हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ जुड़ चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि जो भी वंचित अशोषित से जुड़े हुए समझिए कुछ दल है, छोटे छोटे दल है, जिला स्तर से भी कम के दल हैं, हो सकता है उनको मिलाकर एक सियासी मोर्चा वो बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की ये बात ओवैसी कर रहे हैं, ये अपने आप में माने एक तरह से भ्रमित करने वाला है ये। लेकिन जो भी चीज हो, अगर ये इस तरह का मोर्चा बनता है, 12 तारीख को शायद ये ऐलान करने वाले हैं कानपुर के अधिवेशन में, कानपुर में जो समझिए जो रैली होना है, तो उसके बाद देखना होगा कि इस मोर्चा से कौन कौन दल जुड़ता है, उनका जो है राजनीतिक सियासत स्टेटस क्या है, उनकी दलगत स्थिति क्या है, इसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि कोई भी दल, जैसे समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, बीएसपी को कमजोर करने के लिए ही ऊपरी तौर पर ये रणनीति दिखाई पड़ रही है। इसका लाभ चाहे जिसको भी हो।
तो ये एक है रणनीति। अब देखना पड़ेगा कि वो वैसी इसमें कितना सफल हो पाते हैं। बाकी चीजें तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रणनीति भी बनती दिख रही है। बिल्कुल भागीरथ जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश अखिल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब असदुद्दीन ओवैसी सियासी मोर्चा बनाएंगे। 12 दिसंबर को कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में इसकी घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि 100 सीटों पर तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ेगी, तो वहीं 303 सीटों पर जो उनके घटक दल होंगे, जो उनके सियासी मोर्चा की अन्य पार्टी होगी, वो इसमें चुनाव लड़ेगी। और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो बीजेपी को फायदा होगा, जितना मजबूत होंगे असदुद्दीन ओवैसी, उतना ही फायदा बीजेपी को होगा और नुकसान सपा और बसपा को होगा। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।